दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी अनेक को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से ठीक ही है। मूवी की शुरुआत में हम आइडो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि दिल्ली में रहकर बॉक्सिंग ट्रेनिंग कर रही होती है। वहीं पर उसके कोच जॉन एक सीनियर कोच से बात कर रहे होते हैं कि आइडो बॉक्सिंग में बहुत अच्छी है और उसकी टेक्निक कमाल की है, इसीलिए उसे इंडियन बॉक्सिंग टीम में चांस मिलना ही चाहिए। सीनियर कोच कहता है कि टीम में पहले से ही एक मणिपुर की लड़की है तो हम इस बार आइडो को तो नहीं ले सकते, वरना हमारी टीम इंडियन नहीं चाइनीज कहलाएगी। जॉन कहता है कि आइडो गोपा नाम की इंडियन बॉक्सर को 3 राउंड में ही हराने का दम रखती है। इस बात से कोच काफी गुस्सा जाता है और जॉन को भला बुरा कहकर जाने के लिए कह देता है। जॉन आइडो को जाकर कहता है कि तुम्हें गोपा को हराना ही होगा, फिर देखते हैं कि इंडिया तुमको कैसे नहीं खेलने देता। आइडो जाते जाते सबके सामने गोपा को चैलेंज करती है कि वो उसको नॉकआउट करके हराएगी और इंडिया के बॉक्सिंग टीम में अपनी जगह बना कर रहेगी। अब इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम अमन होता है, जो कि इंडिया के लिए एक अंडरकवर एजेंट बनकर काम करता था। उसे नॉर्थ ईस्ट के विरोधी लीडर टाइगर सांगा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच शांति समझौता करने का काम दिया गया था। टाइगर सांगा पिछले 60 साल से इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा था और उसका यही मकसद था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग हो और एक अपना देश बने जिसका अपना झंडा हो और अपना संविधान हो। पर भारत सरकार ऐसा कभी भी होने देना नहीं चाहती थी, इसलिए टाइगर सांगा से मिलकर शांति समझौता करना ही मजबूरी बन चुकी थी ताकि नॉर्थ ईस्ट भारत से जुड़ा रहे और शांति बनी रहे। टाइगर सांगा का ये मानना था कि इंडिया उन्हें अपना नहीं मानता क्योंकि वो दिखते अलग हैं और भाषा भी अलग है और उन्हें चिंकी या चाइनीज कहकर पुकारा जाता है। तो यही वजह थी कि वो लोग अलग होना चाहते थे ताकि खुद का सब कुछ अलग बना सके। टाइगर सांगा की तरह और भी ऐसे ही कई अलगाववादी संगठन थे नॉर्थ ईस्ट में जिन्हें इंडिया के साथ नहीं रहना था। सभी संगठन से सरकार से बातचीत हो गई थी, लेकिन तभी एक ग्रुप काफी ज्यादा एक्टिव हो गया था जिसका नाम था दी जॉनसन। तो उसी के बारे में पता लगाने के लिए अमन जोशवा नाम का एक ड्रग डीलर बनके डोको नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाता है जो कि जॉनसन ग्रुप का आदमी था। डोको के पास कई किलो ड्रग्स था जिसके बदले वो हथियार चाहता था, जिस बात से जोशवा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसे ये जानकारी थी कि जॉनसन ग्रुप कभी हथियार नहीं मंगाता बल्कि वो स्कूल्स और ड्रग्स रिहैब चलाता है। डोको कहता है कि हथियार जॉनसन को ही चाहिए, तो जोशवा कुछ सोचने के बाद हथियार सप्लाई करने के लिए मान जाता है क्योंकि उसे जानना था कि आखिर इस ग्रुप का मेन लीडर जॉनसन है कौन। हम देखते हैं कि जोशवा वहाँ पर एक रेस्टोरेंट चलाता था और अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि आइडो जोशवा की प्रेमिका है और काफी टाइम से वो दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन आइडो को जोशवा यानी अमन की सच्चाई नहीं पता थी कि वो क्या है। जोशवा आइडो से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था बल्कि वो बस उसका इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि आने वाले समय में कुछ ऐसी बातें पता चलने वाली थी जिसमें आइडो का करीब होना जरूरी था। अब इसके बाद हम आइडो के पिता वांगनाओ को देखते हैं जो कि एक स्कूल के टीचर होते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल में इंडिया का झंडा नहीं बल्कि जॉनसन ग्रुप का झंडा लहरा रहा था, जिसका मतलब कि वांगनाओ उसी ग्रुप से बिलोंग करता था। वांगनाओ वहाँ के रहने वाले लोगों को समझा रहा होता है कि अगर हमें आजादी चाहिए तो हमारे यहाँ की इकोनॉमी को बढ़ाना होगा और हमारे स्टेट में ही इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं कि उनकी मदद से हम कई सारे काम कर सकते हैं। यहाँ ये समझ आता है कि जॉनसन ग्रुप पूरी तरह से लगा हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से अलग हो जाए, लेकिन वहीं टाइगर सांगा शांति समझौता करने के लिए दिल्ली में मिनिस्टर से मिलने के लिए पहुंच चुका था। मंत्री जी कहते हैं कि अब आंदोलन छोड़कर आपको सरकार बनानी चाहिए और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, लेकिन झंडा और संविधान तो इंडिया का ही रहेगा। तभी मिनिस्टर के साथ बैठे अबरार नाम के मिनिस्टर कहते हैं कि आपके यहाँ पर जॉनसन नाम का ग्रुप बाहर निकल कर आया है जिसने शांति समझौते के खिलाफ पोस्टर लगवाए हैं और एक ट्रक हथियार भी मंगवाया है। तो अब अगर वहाँ वायलेंस हो रहा होगा तो हम शांति समझौता कैसे कर पाएंगे, इसलिए इस ग्रुप को रोकना होगा और ये काम हमारा होगा। आइडो के पिता वांगनाओ जॉनसन ग्रुप में शामिल थे और उनका यही मानना था कि वो लोग इंडिया से अलग हैं, लेकिन आइडो उनके विचारों से बिल्कुल ही अलग थी और वो चाहती थी कि वो इंडिया की तरफ से बॉक्सिंग में हिस्सा ले और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड मेडल जीते ताकि तब सभी लोग उसकी सुन सकें और तब वो अपने स्टेट की प्रॉब्लम सबको बता सके। एक दिन जोशवा आइडो को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है तो वो पहली बार वांगनाओ को देखता है और वो जानता था कि वांगनाओ जॉनसन ग्रुप के लिए काम करता है। अब हम देखते हैं कि जोशवा के पास अबरार का फोन आता
है और वो जानकारी देते हैं कि टाइगर सांगा समझौते के लिए मान गया है। जोशुआ कहता है कि जॉनसन ग्रुप ने एक ट्रक हथियार मंगाया है, जो कि काफी अजीब है क्योंकि जॉनसन ग्रुप को तो मैंने ही बनाया था ताकि टाइगर सांगा के ऊपर प्रेशर पड़े और वो शांति समझौते के लिए मान जाए। और जो जॉनसन ग्रुप के झंडे पर फोटो है वो टाइगर सांगा के ग्रुप के किसी रिटायर्ड मिलिटेंट की है, जिसका मतलब जो फेक ग्रुप हमने बनाया था अब इसका कोई और इस्तेमाल करके हथियार मंगा रहा है ताकि वो शांति समझौते को वायलेंस करके रोक सके। तो हमें उसे हथियार देने ही होंगे ताकि पता चल सके कि आखिर वो है कौन जो ग्रुप का नाम इस्तेमाल कर रहा है। जोशुआ के रेस्टोरेंट में एक औरत काम करती थी जिसे सब अम्मा कहकर पुकारते थे, तो उनके गांव के सभी बच्चे जॉनसन के लिए काम करते थे। अम्मा जोशुआ की मदद कर रही थी ताकि वो उनके बेटे निको की जान बचा सके, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि निको जॉनसन के ग्रुप को ज्वाइन करे। पर निको के कई साथी जॉनसन ग्रुप में थे जो कि हथियार लेकर चलते थे और टाइगर सांगा और इंडिया के खिलाफ खड़े थे। निको जब अपने गाँव जाता है तो देखता है कि वहाँ पर पुलिस आकर उनके घर को जला रही है और उन्हें पकड़ के ले जा रही है, क्योंकि वो पूरा गांव जॉनसन को सपोर्ट करता था और अब इस ग्रुप को कंट्रोल में लाने के लिए ऑर्डर्स मिल चुके थे। पुलिस वाले निको को भी पकड़ ले जाते हैं तो जोशुआ उसको छुड़ाने के लिए जाता है। जोशुआ निको से कहता है कि तुम्हें गांव छोड़कर शहर चले जाना चाहिए और खूब पैसे कमाकर गाड़ी और घर खरीदना चाहिए, जिससे कि तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगी। निको कहता है कि इस गांव में मेरा घर है तो मैं घर छोड़कर क्यों जाऊंगा और मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। यहाँ खेत हैं, मेरे दोस्त हैं और मुझे खेती करना पसंद है। और क्या तुम्हें खेती करनी है क्या? जोशुआ ना में जवाब देता है तो निको कहता है कि जैसे तुम्हें खेती नहीं करनी वैसे ही मुझे गाड़ी नहीं खरीदनी, तो क्या ही गलत है। टाइगर सांगा शांति समझौता करना चाहता था पर उसके बीच जॉनसन ग्रुप आ रहा था जिसे खत्म करना उसके लिए जरूरी हो गया था। इसीलिए वो अपनी आर्मी उन सभी गाँव में भेज देता है जहाँ जॉनसन के सपोर्टर रहते थे और वो उनके परिवार वाले और घर बार को तोड़कर रख डालते हैं। एक तरफ सरकार जॉनसन के लोगों पर अत्याचार कर रही थी, वहीं टाइगर सांगा के लोग भी जॉनसन के लोगों को मार डालने में पड़े हुए थे। अब हम देखते हैं कि वन विभाग के एक ऑफिसर अंजैया उस गांव का मुआयना करने आते हैं जहां पर टाइगर सांगा की आर्मी ने हमला किया था। तो एक पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि यहाँ के लोग जॉनसन को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये लोग शांति समझौता नहीं चाहते, इसीलिए टाइगर सांगा के लोगों ने यहाँ तबाही मचा दी। ऑफिसर अंजैया कहते हैं कि एक आदमी की शांति दूसरे आदमी की अशांति बन सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर वो समझाते हैं कि गौतम बुद्ध को सभी जानते हैं और उनकी शांति को भी जानते ही हैं, लेकिन उनकी ये शांति उनके बेटे और पत्नी के लिए अशांति बन गई क्योंकि उनकी लाइफ तो डिस्टर्ब हो ही गई और ना ही उन्हें कोई जानता है। तो ऐसे ही जो किसी का पीस है वो किसी के लिए केओस बन जाता है। जोशुआ वहाँ पर एक एजेंट बनकर अपना काम करने के लिए आया था, लेकिन अब धीरे धीरे वो वहाँ के लोकल लोगों की समस्याओं और उनके दर्द को समझने लगा था, जो कि उसे ऐसा करना नहीं था, लेकिन था तो वो भी इंसान ही। तो वो अपने मिशन से हटकर चीजों को देखने लग गया था। अब एक दिन टाइगर सांगा की आर्मी जॉनसन के ग्रुप में रहने वाले रेबल्स को घेर लेती है और उन पर हमला करने लग जाती है, जिसमें कि निको भी शामिल था, लेकिन वो लोग कैसे भी करके वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ दिनों में एक रैली होने वाली थी जहाँ टाइगर सांगा और कई मंत्री शामिल होने वाले थे और इस रैली का यही उद्देश्य था कि लोगों में शांति का संदेश जाए। लेकिन उस जगह पर एक बहुत बड़ा बम विस्फोट हो जाता है और सारी तैयारियां बर्बाद हो जाती हैं। इस हादसे के बाद वहाँ का मुआयना करने के लिए मिनिस्टर अबरार खुद नॉर्थ ईस्ट पहुँच जाते हैं, क्योंकि सरकार ने ये तय कर लिया था कि वहाँ रैली होके रहेगी और शांति समझौता भी होकर रहेगा। अबरार जोशुआ यानी अमन से मिलते हैं और पूछते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट आखिर किया किसने। फिर वो खुद ही कहते हैं कि जो भी हुआ सही हुआ, क्योंकि टाइगर सांगा को लगता है कि ये जॉनसन ने किया है, तो इस चीज से हम उस पर और भी दबाव डाल पाएंगे समझौता करने के लिए। अमन बताता है कि वांगनाओ नाम का आदमी जॉनसन के लिए काफी समय से काम कर रहा है। अबरार जानते थे कि वांगनाओ आइडू का पिता है और आइडू अमन की प्रेमिका है, तो उन्हें शक होने लगा था कि शायद अमन अपनी भावनाओं में बह रहा है। तो वो कहते हैं कि बॉम्ब ब्लास्ट तो जॉनसन नहीं किया है, इसलिए जाओ उन्हें पकड़ो और मार दो, क्योंकि वायलेंस सहा नहीं जाएगा। इस बात पर अमन कहता है कि वायलेंस तो टाइगर सांगा भी करते आ रहा है, लेकिन उसके वायलेंस को तो सह लिया गया और अब शांति समझौता भी किया जा रहा है, फिर भले ही उसे शांति पर भरोसा हो या नहीं। टाइगर सांगा की आवाज को लोग अपनी आवाज बनाते हैं, लेकिन जॉनसन लोगों की आवाज को अपनी आवाज
बनाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हमें एक बार जॉनसन ग्रुप से भी बात करनी ही चाहिए। ये बात अबरार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और उसे समझ आ गया था कि अमन अब अपने काम को छोड़कर लोगों की सुनने लगा है, और वहीं अमन भी समझ गया था कि सरकार बस वही करेगी जो उसके मतलब का है। तो अब यहाँ एक ही टीम का होकर भी दोनों लोग अलग से हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अबरार ऑफिसर अंजैया से मिलते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि अंजैया भी अबरार के लिए ही काम करता है और अबरार उसे अमन के पीछे लगा देते हैं, क्योंकि अब अबरार को अमन के ऊपर शक होने लगा था कि शायद वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं कि वांगनाओ को पकड़ने के लिए पुलिस के ऑर्डर्स दे दिए जाते हैं, लेकिन वांगनाओ को ये बात पता चल जाती है तो वो अपना सामान लेकर जाने लग जाता है। तभी आइडो उन्हें रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी गोपा से फाइट होने वाली थी। वांगनाओ कहता है कि तुम मेरी फाइट के लिए चीयर नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी फाइट के लिए चीयर नहीं कर सकता, हम ऐसे ही ट्रेजेडी में जीते हैं। आइडो कहती है कि मैं जाऊंगी क्योंकि वो मेरी फाइट है, आप अपनी लड़ाई लड़ो, मैं अपनी लड़ूंगी। उधर जोशवा अपने एजेंट दोस्त से कह देता है कि हथियारों का ट्रक जंगल में पहुंचा दो जहां वांगनाओ ने कहा था, ताकि वो वांगनाओ को पकड़ सके। फिर उसके बाद वो आइडो के पास जाता है और उससे मिलने के बहाने उसके घर की तलाशी लेने लग जाता है, ताकि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे पता चल सके कि वांगनाओ कहाँ गया है। तभी आइडो उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और अब उसे समझ आ जाता है कि जोशवा ठीक आदमी नहीं है। जोशवा उसे अपनी असली सच्चाई बता देता है और ये भी बताता है कि वो उसके लिए बहुत कुछ फील करने लगा था, पर अब आइडो को तो धोखा ही मिला था, इसीलिए उसकी एक भी बात न सुनकर उसे जाने के लिए कह देती है। अब हम देखते हैं कि जॉनसन ग्रुप के लोग जो कि हथियार लेकर चलते थे वो टाइगर सांगा की आर्मी पर हमला कर देते हैं। टाइगर सांगा की आर्मी बड़ी थी तो वो उन लोगों को मारने लग जाते हैं। निको वहीं पर मौजूद था और अपने दोस्तों को मरता देख वो बंदूक उठा ही लेता है और उसको चलाते हुए वो भी जॉनसन ग्रुप का हिस्सा बन जाता है। उधर जोशवा को वांगनाओ के लोकेशन का पता चल जाता है तो वो उसी के पास पहुंच जाता है। जोशवा कहता है कि वो पुलिस की तरफ से काम करता है और अगर आपने बंदूक उठाई तो कई बच्चे अनाथ होंगे, जिसमें कि आइडो भी शामिल होगी। वायलेंस करना सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए अगर आप हथियार नहीं उठाते हैं तो मैं आपकी तरफ से सरकार से बात कर सकता हूँ। वांगनाओ कहता है कि यहाँ के लोग अपने आप को इंडियन नहीं मानते और जब एक 7 साल का बच्चा अपने घर से स्कूल तक हर 20 मीटर पर एक वर्दी वाले को देखता है उसे घूरते हुए जैसे कि वो आतंकी हो, वो 7 साल का बच्चा इंडियन कैसे फील करेगा। जोशवा कहता है कि मिलिटेंट्स का पैदा होना और यहाँ हथियार आना है, इसके बाद ही यहाँ पर वर्दी वाले आए हैं। वांगनाओ मैप की ओर इशारा करके कहता है कि आप इंडियन लोग देशभक्ति की इतनी बातें करते हो, गाना गाते हो, फिल्म बनाते हो, लेकिन अगर इंडिया के मैप से हर स्टेट के नाम हटा दिए जाएं तो कई इंडियंस ठीक से स्टेट के नाम तक नहीं बता पाएंगे। वो कहता है कि शांति बनाए रखने से ज्यादा आसान होता है युद्ध को बनाए रखना, इसीलिए सब युद्ध करते हैं। जॉनसन नाम भी तुमने दिया और हमारे इस मूवमेंट को चलाने का पैसा भी तुमने दिया। आज मैं जॉनसन हूँ, कल कोई और जॉनसन बनेगा, क्योंकि जॉनसन कोई इंसान नहीं है, जॉनसन हमारी फाइट का नाम है। दोनों में बातचीत चल ही रही होती है कि तभी ऑफिसर अंजैया अपनी फोर्स लेकर उन पर हमला कर देते हैं तो सभी को वहाँ से भागना पड़ जाता है। अमन अंजैया को ही बंदूक की नोक पर रखकर वहाँ से भाग जाता है और वांगनाओ को भी भगा देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो उसे समझा सकता है। अमन अंजैया से पूछता है कि वो कहाँ से है तो वो बताता है कि वो तेलंगाना से है, मतलब कि साउथ से। अमन कहता है कि तेलंगाना तो तमिलनाडु के नॉर्थ में है, तो तेलंगाना तो नॉर्थ हुआ, तो तमिलनाडु के लोगों को तो आपको नॉर्थ इंडियन बुलाना चाहिए। अंजैया कहता है कि ऐसा पूरी तरह से सही नहीं है, बल्कि वो साउथ इंडियन ही कहलाएंगे। अमन पूछता है कि आपको क्या लगता है कि मैं कहाँ से हूँ, तो अंजैया कहता है कि तुम नॉर्थ से हो, क्योंकि तुम्हारी हिंदी काफी साफ है। अमन कहता है कि कश्मीर के लोगों की तो हिंदी साफ नहीं है, तो वो फिर नॉर्थ के कैसे हुए, उन्हें तो साउथ का होना चाहिए। तो इसका मतलब कि हिंदी भी डिसाइड नहीं करती कि कौन नॉर्थ से है कौन साउथ से है, तो कैसे डिसाइड होता है कि कोई सिर्फ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं, सिर्फ इंडियन कैसे होता है इंसान। अब हम देखते हैं कि हथियारों से भरा ट्रक जंगल में खड़ा होता है और उसे लेने के लिए जॉनसन का ग्रुप, जिसमें कि निको भी शामिल था, वो जाता है, पर तभी उस जंगल में छुपे कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। अमन का प्लान था हथियार वाले ट्रक को ट्रैक करके जॉनसन को पकड़ने का, पर अबरार ने सीधा उन्हें मार डालने का ही ऑर्डर दे दिया था। एक एक करके सभी लोग मार दिए जाते हैं और फिर आखिर में निको की भी मौत हो जाती है।
हम देखते हैं कि अमन निको की माँ से मिलने के लिए जाता है, उनको सांत्वना देने के लिए, लेकिन उसकी माँ उस पर बहुत चिल्लाती हैं क्योंकि उन सब की वजह से ही उनका बेटा मारा गया था। इस बात से अमन को काफी अफसोस होता है क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था उसमें से आधे से ज्यादा जिम्मेदार तो वही ही था। अमन अबरार को फोन करता है और बताता है कि वांगनाओ म्यांमार में छुपा हुआ है, तो हमें बॉर्डर पार करके वहाँ जाना होगा और मैं उसे यहाँ ला सकता हूँ। अबरार उसे अकेले जाने से मना करते हैं और मेजर वीर को साथ में ले जाने को कहते हैं क्योंकि वो सर्जिकल स्ट्राइक में एक्सपर्ट थे। अब अमन पूरी टीम के साथ वांगनाओ के अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन उनके कुछ करने से पहले वहां टाइगर सांगा के लोग आकर वांगनाओ की गैंग पर हमला कर देते हैं। मेजर वीर को कहा गया था वांगनाओ को मार डालने को, लेकिन अमन उससे कहता है कि मुझे वांगनाओ जिंदा चाहिए क्योंकि वही करना सही रहेगा। अब अमन और उसके साथ के सभी लोग वांगनाओ और टाइगर सांगा के लोगों को मारना शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर में सबका खात्मा कर डालते हैं। अमन वांगनाओ को जिंदा पकड़ लेता है और तब वांगनाओ कहता है कि तुम बिल्कुल सही थे, वायलेंस सोल्यूशन नहीं होता। उधर आइडो का गोपा के साथ बॉक्सिंग मैच शुरू हो जाता है और उसके कोच के अलावा उसे चीयर करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। पहले राउंड में गोपा आइडो पर भारी पड़ने लगती है और उसे काफी बुरी तरह से मारती है। अगले राउंड में आइडो पूरे जोश के साथ उतरती है और फुल पावर और टेक्निक से गोपा को नॉकआउट करने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग उसके लिए चीयर करने लग जाते हैं और गोपा के कोच और गोपा दोनों ही आइडो की काफी तारीफ करते हैं और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आइडो भी इंडिया के लिए खेल सकती है। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अब हम देखते हैं कि अमन अबरार सर के पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं उसे मार नहीं सका, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। अमन अबरार को 2 फाइल देता है जिसमें कि वांगनाओ और टाइगर सांगा का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ था। अमन कहता है कि अगर गिरफ्तार करना ही है तो दोनों को ही करना चाहिए और अगर बात करनी है तो दोनों से ही करनी चाहिए। और एक सवाल आपके पास छोड़कर जाना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि शांति किसी को चाहिए ही नहीं, वरना इतने सालों से एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। अमन ने जो टाइगर सांगा की क्राइम रिपोर्ट दी थी उसको देखने के बाद शांति समझौता रद्द कर दिया जाता है। हर किसी की लड़ाई खत्म हो गई थी और सभी हार गए थे, लेकिन कोई एक था जो अपनी लड़ाई जीत गया था और वो थी आइडो। आइडो इंडियन बॉक्सिंग टीम में सेलेक्ट हो जाती है और इंडिया की तरफ से खेलकर पूरे भारत का नाम रोशन कर रही होती है। और फिर इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मूवी है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है और जो भी इसमें दिखाया गया है वो थोड़ा बहुत सही भी है और थोड़ा बहुत सही नहीं भी है, क्योंकि ये मूवी है तो इसमें अपनी तरफ से भी बहुत कुछ दिखाया गया है। कहानी की बात करें तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि पूरा इंडिया नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ सही से बर्ताव नहीं करता और काफी उल्टी सीधी बातें बनाता है। और यही सब देखकर नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडिया से जुड़े नहीं रहना चाहते बल्कि अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं। इस बारे में बात बाद में करेंगे, पहले बात ये करते हैं कि यहाँ पर जो संगठन बने हैं उनका क्या मतलब था। टाइगर सांगा ग्रुप जो हमें दिखाया गया है वो रियल ग्रुप NSCN को रिप्रेजेंट करता है, जिनका यही मानना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आइडो का जो कैरेक्टर है वो काफी हद तक मैरी कॉम से मैच करता है। मूवी में हमें 2 ग्रुप दिखाए गए हैं जो कि है जॉनसन और टाइगर सांगा। इंडिया चाहता था कि टाइगर सांगा से बातचीत करके शांति प्रिय तरीके से शांति लाई जाए और जो बगावत चल रही है उसे रोका जाए। इसी चीज को और कामयाब बनाने के लिए इंडिया ने ही जॉनसन ग्रुप को बनाया ताकि वो टाइगर सांगा को एहसास दिला सके कि वो अपने ही स्टेट में शांति नहीं ला पा रहा, इसीलिए इंडिया से समझौता करना ही सही है। लेकिन जॉनसन ग्रुप जो कि ऐसे ही बनाया गया था वो कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाता है और इंडिया के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, क्योंकि उस ग्रुप के नाम का इस्तेमाल करके कोई और ही बगावत पर उतर आया था। जॉनसन ग्रुप शांति समझौता नहीं चाहता था और चाहता था कि इंडिया से जुड़ाव ना हो। जॉनसन ग्रुप जानता था कि टाइगर सांगा कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं है, तो अगर उससे शांति समझौता हुआ तो वो और भी गलत काम करने लगेगा। वहीं जॉनसन ग्रुप ये चाहता था कि उनके लोग पढ़ाई लिखाई करें और नौकरी करें और एक पोस्ट पर खड़े हों जहां से वो अपना हक मांग सकें। पर जब वो देखते हैं कि लोगों की सुनने के बजाय टाइगर सांगा की सुनी जा रही है तो वो बंदूक उठा लेते हैं ताकि वो ऐसा होने से रोक सकें। मुझे पूरी तरह से इस पॉलिटिक्स का हिस्ट्री और प्रेजेंट नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर यही समझ आता है कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे संगठन इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया के लोग उनको अपना नहीं मानते और भेदभाव करते हैं, इसीलिए वो अलग होना चाहते हैं। यहाँ यही बात समझ आती है कि अगर इंडिया के सभी लोग इस बात को समझें और जानें कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी लोग रहते हैं वो भी उतने ही इंडियन हैं जितने की वो हैं, तो काफी हद तक समस्या का समाधान
नुकसान हो सकता है। कई जगह है जहाँ पर ऐसे भेदभाव किया जाता है और उन्हें चाइनीज कहकर पुकारा जाता है और कई बार तो लोग बदतमीजी करने पर उतर आते हैं। एक रियल किस्सा आपको बताता हूँ जो मैंने खुद देखा है। जब मैं छोटा था तो एक बार मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि हमारे मोहल्ले में चाइनीज लोग रहने आए हैं। अब मेरे अंदर इच्छा जागी उनको देखने की, तो मैं वहाँ गया तो देखा कि वहाँ पहले से ही उनके घर के सामने भीड़ लगी हुई है। सभी यही कह रहे थे कि वो चाइनीज हैं और सब उनको पूछ भी रहे थे कि चाइनीज हैं या नहीं, जिस बात से वो लोग काफी ज्यादा चिढ़ गए थे और परेशान भी हो गए थे। तो उस परिवार में से एक आदमी ने चिल्लाकर हिंदी में कहा कि हम चाइनीज नहीं हैं। फिर कुछ दिन बाद वो लोग वहाँ से चले गए थे। अब यहाँ हम गलत किसको माने, किसी को भी नहीं मान सकते। गलती बस ये है कि हमें किसी चीज की जानकारी ही नहीं है, क्योंकि हमें तो कभी ये सब पढ़ाया भी नहीं गया कि हमारे देश में कितने लोग और किस तरह का कल्चर है और कहाँ कैसे लोग रहते हैं। अब हम लोग ने टीवी में जिस तरह से देखा था वो लोग लगभग वैसे ही दिखते थे, तो हमने यही माना कि वो चाइनीज ही होंगे और हमारे मन में उनको परेशान करने का इरादा नहीं, बल्कि उनको देखकर उनके बारे में जानने की जिज्ञासा ज्यादा थी। यहाँ नॉलेज की कमी होने को माना जा सकता है कि ऐसी घटनाएं होती हैं जिस वजह से नॉर्थ ईस्ट के लोग परेशान होते हैं और फिर हमारे बीच दरारें पड़ जाती हैं। फिर जब वो लोग अपने घर वापस जाते हैं तो यही बताते होंगे कि वहाँ के लोग ऐसे बर्ताव करते हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे होकर भी गंवारों वाले काम करते हैं, तो उनका तो क्या ही कहा जाए। उनको चीजें तभी समझ में आएंगी जब उनके साथ कोई ऐसा बर्ताव करेगा जैसा वो किसी और के साथ करते हैं। मूवी की बात करें तो जिस हिसाब से दिखाया गया है कि नॉर्थ ईस्ट में सब यही चाहते हैं कि उन्हें इंडिया में ना जोड़ा जाए और इंडिया के दूसरे हिस्से के लोग सब भेदभाव ही करते हैं, तो इतना भी नहीं है, इतना ज्यादा भी नफरत नहीं है हमारे बीच। और कई लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं कि वो भी हमारे ही देश के हैं और सब एक हैं। अब धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा, चीजों में सुधार होगा, धीरे ही सही लेकिन होगा जरूर। एक बार आप खुद इमेजिन करिए कि आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं और आपको वहाँ लोग अजीब तरीके से घूरें और आपसे कहें कि आप पाकिस्तानी लगते हो या श्रीलंकन लगते हो, तो आपको कैसा फील होगा। और आपको अपने ही देश में रहकर सबूत देना पड़ जाए कि आप इसी देश के हैं, तो क्या ही फीलिंग आएगी आपको। तो बस ऐसा ही कुछ उन्हें भी फील होता है। इसका सोल्यूशन यही है कि इस बात को एक्सेप्ट करें कि वो भी हमारे ही देश के वासी हैं और वो भी इंडियन ही हैं। जब भी आपको नॉर्थ ईस्ट के लोग मिले तो उनको अनकंफर्टेबल फील कराने के बजाय ये फील कराएं कि वो कहीं अलग जगह नहीं आ गए हैं, बल्कि अपने ही देश में हैं और काफी सुरक्षित हैं। इन सब चीजों में सुधार होने के बाद ही चीजें सुधर पाएंगी और हमारा देश एक बना रह पाएगा। वैसे सिर्फ देश की ही बात नहीं है, अगर कोई विदेशी भी इंडिया घूमने आता है तो उसे कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, न कि उसे घूरते हुए घेर कर खड़े हो जाना चाहिए। जिस तरह हम इंसान हैं ठीक वैसे ही वो भी दो कान, एक नाक, दो हाथ, एक मुंह, दो आंखें, दो टांगों से चलने वाले इंसान ही हैं। तो एकदम एक्साइटेड होने के बजाय उन्हें नॉर्मल ही ट्रीट करिए और शांति का परिचय दीजिए। जो टॉपिक मूवी बनाने के लिए चुना गया वो बहुत ही ज्यादा सही था, लेकिन जो मैसेज देने की कोशिश करी गई वो मूवी के अंदर कहीं खो सा जाता है। मूवी किसी एक या दो पर नहीं कई लोगों पर फोकस करती है, जिससे कि ऑडियंस ही कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर हमें दिखाना क्या चाहते हैं। जॉनसन, टाइगर सांगा, आइडो अमन की प्रेम कहानी, अबरार और अमन के बीच रंजिश, सबकी अपनी कहानियां और सबको दिखाने के चक्कर में मूवी अपना मेन मोटो ही खो बैठती है, जिसके कारण मूवी देखने का इंटरेस्ट ही नहीं जागता। जो पॉलिटिक्स इसमें दिखाई गई है वो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोगों को समझ आ जाएगी, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट के बाहर के हैं उन्हें काफी ध्यान से समझना पड़ेगा और काफी चीजें तो समझ भी नहीं आएंगी कि कौन क्या करना चाहता है, क्योंकि मूवी को काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है, जबकि ये मूवी नॉर्थ ईस्ट से बाहर रहने वालों के लिए ही बनाई गई थी। तो जब उनको ही नहीं समझ आएगी तो मूवी का मतलब ही क्या रह जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में विरोधी ग्रुप काफी बनते हैं और उसमें लोग शामिल भी होते हैं, लेकिन उन्हें आइडो जैसे इंसान से सीख लेनी चाहिए। आइडो ने बंदूक नहीं उठाई और न ही विरोधी बनी, बल्कि वो इंडिया की तरफ से खेलना चाहती थी और उसने अपनी लड़ाई लड़ते हुए अपना मुकाम हासिल किया। और जब वो एक पोस्ट पर खड़ी हो गई तब उसने ये साबित कर दिया कि वो भी इस देश का ही हिस्सा है और यहीं की है। जब आपके साथ भेदभाव होता है तो हथियार उठाकर मारपीट करने के बजाय आपको सही तरीके से लड़ाई लड़ने आना चाहिए, क्योंकि जब आप एक रिस्पेक्टफुल पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो लोग खुद आपको सुनते हैं और आपकी समस्याओं को समझते हैं। फिल्म में जो कहानी बताई गई है वो पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर बताई गई है, जो कि सही नहीं लगती, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हाल नहीं है जैसा दिखाया गया है, बल्कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो स्टेट है उसमें भी कई चीजें हैं जो मैच नहीं करती और हर कोई सेम नहीं है। फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो
वो काफी अच्छे लिखे गए हैं और कई डायलॉग्स आपको याद भी रह जाते हैं, जैसे कि कैसे डिसाइड होता है कि हम सभी इंडियन हैं, या फिर शांति बनाए रखने से ज्यादा आसान है युद्ध को बनाए रखना, इसीलिए सब युद्ध करते हैं। एक्टिंग की बात करें तो आयुष्मान खुराना अपने रोल में काफी सही नजर आते हैं और हम सभी जानते हैं कि वो कितने अच्छे कलाकार हैं। बस उनका बार बार नाक सिकोड़ने वाला भाव समझ के बाहर नजर आता है। आइडो यानी एंड्रिया ने अपने रोल को सही ही निभाया है, लेकिन उनके इमोशंस हम पूरी तरह से फील नहीं कर पाते। पर अच्छी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक्टिंग के प्लेटफॉर्म में जगह मिल रही है और आधे से ज्यादा एक्टर्स नॉर्थ ईस्ट के ही हैं। वहीं बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी ने अपने रोल को अच्छे से निभाया है। मूवी देखने पर लोगों को संतुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन इस बात पर संतुष्ट जरूर हुए कि आखिर अब इस टॉपिक पर कोई मूवी तो बनी और अब इस पर बात करी जा रही है, जो कि होनी भी चाहिए। तभी तो लोग जागरूक होंगे और ये भेदभाव होना कम हो पाएगा। इस चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनके साथ कभी ऐसा कुछ भी हुआ हो या ऐसा कोई इंसिडेंट जिससे उन्हें फील हुआ हो कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो अपनी बात कमेंट में बता सकते हैं और सभी आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे कि क्या चीजें हैं जो सही नहीं लगती और क्या चीजें होनी चाहिए। तो ये था एक्सप्लेनेशन अनेक मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।